शुरुआत में मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन सरकार के माध्यम से हो रहा है, उनके एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, उसी के साथ महाराष्ट्र के लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे हितचिंतक, उसी के साथ जो लोग अपने बल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमको जो जो इन्फॉर्मेशन वहां पे मिली, उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ पे हमने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन कहो या प्रेजेंटेशन कहो, वो आपके सामने लाया। लेकिन जितना डीप हम इस विषय में जा रहे हैं, उसमें एक ही चीज समझ में आ रही है। वीएसआर नाम की ये जो कंपनी है, उसको बहुत बड़े लोगों का सपोर्ट है। इसमें से बहुत सारे लोग सत्ता में से है, कोई किसी राज्य में सत्ता में है, कोई देश में जो सत्ता में प्रमुख पार्टी है उसको सपोर्ट करने वाली पार्टी है। उसी के साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन जो पॉलिटिकली लिंक्ड है, वो भी वीएसआर कंपनी में इन्वॉल्व है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर हम बात करें तो दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक तो पॉलिटिकल और कमर्शियल। अभी इसमें से कौन सी है वो हम ढूंढना चाहते हैं। इसमें दूसरी बात ऐसे है कि जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे वीएसआर रिस्पॉन्सिबल है, उसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर कोई बचा रहा है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इसलिए इतने पावरफुल लोग इस कंपनी के पीछे है, डीजीसीए के बहुत बड़े अधिकारी इसके पीछे है। तो मुझे लगता है अगर अजीत दादा को हमको न्याय देना है तो महाराष्ट्र के लोग, इस देश के लोग वहां पे प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे उनकी आवाज वो वहां पे बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस इन्वेस्टिगेशन को न्याय देने की जरूरत है तो इंडिया के सबसे पावरफुल लोग, जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ही अजीत दादा को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जन इसमें इन्वॉल्व है वो भी पावरफुल है। लेकिन आज सबसे पावरफुल इस कंट्री में जो है वो दो लोग होने के कारण मैं उनको विनती करता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में आप खुद वहां पे ध्यान दो। एक छोटा सा लेटर मोदी साहब के नाम से वहां पे मैं आज उनको देने वाला हूं, ईमेल के माध्यम से, क्योंकि वहां पे मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो विषय है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि ये जो मंत्री है, एविएशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन, ये डेफिनेटली हम उनकी मांग करते हैं कि उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। मोदी साहब को भी, अमित शाह जी को भी वो मांग हम कर रहे हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी गांधी, उनको भी हम विनती करते हैं कि ये विषय आप अपने हाथों में ले, और ये जो एविएशन मिनिस्टर है, जो टीडीपी इस पार्टी के है, उनका रेजिग्नेशन लेना ही चाहिए। ये हमारी मांग है। वो क्यों लेना चाहिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आगे वाले प्रेजेंटेशन में आप सबको दूंगा। अब ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें मराठी में तो प्रेजेंटेशन हमने लिया है, लेकिन मराठी में प्रेजेंटेशन कुछ दिन पहले जो लिया था उसमें से बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने, मतलब दिल्ली में, इंडिया के सामने हम वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें अगर आप देखो तो ये 27 मैंने जो चीजें बताई थी, उस चीजों में से कुछ चीजें असलियत में आते हुए आप सबने देखा है, जिसमें 27 को क्या हुआ था, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपको उसके पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, ये सब कुछ देखना पड़ता है। या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे तो इसका बैकग्राउंड 27 को क्या हुआ था वो आप सबके सामने हमने बोल के दिखाया था। वो वहां पे असलियत में आते हुए देखा। फिर हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में
के ऊपर प्रेशर डालने के बाद उसके माध्यम से या ब्लैकमेल करने के बाद उसने कुछ किया होगा। तो अभी जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसमें भी कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो बाहर के कुछ एजेंसी या कंट्रीज ने वहां पे प्रेजेंट किए उसमें भी ऐसे दिखा है कि शायद पायलट का कुछ हाथ हो सकता है। तो ये जो चीजें आज तक हमने बताई है उसके प्रूफ है, उसका कुछ एनालिसिस है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। उसके साथ हमने ये बताया था कि वीएसआर ये जो कंपनी जो फ्लाइट चलाती है उसमें बहुत सारे इश्यूज है, मैकेनिकल है, मेंटेनेंस वाले इश्यूज है, पायलट के इश्यूज है, और उसके कारण भी ये एक्सीडेंट हुआ होगा या उसके पीछे कोई है वो ढूंढने की आज जरूरत है। तो ये सब बेसिक डिटेल्स है। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा के टाइम नहीं लूंगा, जिसमें 2-3 ब्लास्ट मेन ब्लास्ट होने के बाद भी वहां पे ब्लास्ट हुए थे। उसमें हमको यही कहना है कि ये जो फ्लाइट जो क्रैश हुआ था, दादा अजीत दादा जहां पे बैठे थे उनके पीछे टॉयलेट सेक्शन होता है, उसके पीछे एक एरिया होता है जहां पे बैग्स रखे जाते हैं। तो वहां पे एडिशनल पेट्रोल के कैंस वहां पे रखे गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। और उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी वो वहां पे होने के कारण ही आग लगी थी, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने की वहां पे जरूरत है। और दूसरी बात, इस प्लेन में अननेसेसरीली ये जो तेल होता है या पेट्रोल होता है वो ज्यादा भरा था, क्योंकि वो आगे जाके अगर हैदराबाद जा रहे थे या जो दूसरा उनका लैंडिंग स्ट्रिप था वहां पे वो जाने वाले थे, वहां पे भी वो फिल कर सकते थे। लेकिन मुंबई से जब निकले थे तभी उन्होंने इतना पेट्रोल भरा था कि क्यों भरा था, ऐसा हमारा प्रश्न है कि कुछ ये प्लान ही था, प्री प्लान ही था। ये मुद्दा इसके माध्यम से हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अभी ये एक विषय है जो इंटरनली हमने वहां पे निकाला है, फ्यूल इम्बैलेंस सीएस मैसेज। ये आया था उस दिन फ्लाइट उड़ने के पहले, फिर भी पायलट ने इसको नजरअंदाज किया। अभी ये नो गो होता है, ये अगर मैसेज प्लेन देता है तो आप फ्लाइट को उड़ा ही नहीं सकते। एक तो जो वहां का विजिबिलिटी था वो तो इम्पोर्टेंट विषय है, वो कम होते हुए भी ये फ्लाइट उड़ाया गया। और दूसरी बात, ये वहां पे मैसेज आया था, इसे हम सबको पता चला, इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है आगे। अभी देखो, हम हमारे लेवल पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है या दादा पे प्रेम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी जो सीसीटीवी कैमराज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी। अनफॉर्चुनेटली वो इंफॉर्मेशन वहां पे दी नहीं गई। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनके पास है कि नहीं वो नहीं मालूम। सीआईडी काम कर रही है, लेकिन सीआईडी ने अभी तक एक भी रिपोर्ट वहां पे नहीं दिया। लेकिन जो लोग मांग रहे वो भी इंफॉर्मेशन अभी सरकार के माध्यम से आरटीआई या जो भी है वहां पे नहीं मिल रही। अभी देखो, इंफॉर्मेशन हमारे लोगों को नहीं मिल रही या हमको नहीं मिल रही, लेकिन हमारे जो ट्रोलर्स है, जो बीजेपी ओरिएंटेड ट्रोलर्स है, जो बहुत अग्रेसिव बने हैं जब से हम वहां पे प्रेसिडेंशियल चालू किया है, उनको अगर आप देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से उनको इंफॉर्मेशन बहुत इजीली वहां पे मिल रही है। मैं कौन से फ्लाइट से गया था, मेरे साथ कौन सा सेलिब्रिटी था, उनके जो भी आधार कार्ड की डिटेल्स है मेरे भी दिए गए और उस सेलिब्रिटी के भी दिए गए थे। अगर आप देखो तो दिल्ली में मैं जब आया था, मैं खुद बोला था कि मैं भी वीएसआर से ट्रैवल किया था एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर के साथ, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने देने के बाद भी ये जो बीजेपी ट्रोलर्स है, ये इन्फॉर्मेशन उनको किसने दी? अगर आरटीआई के माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अगर कोई अधिकारी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ये इन्फॉर्मेशन ऐसे वाले ट्रोलर्स को या वीएसआर ऐसे वाले ट्रोलर्स को क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा हम सबका कहना है। इस ट्रोलर के पीछे कौन है, कैसा पैसा है, ये इसमें जाके मैं आप सबका टाइम नहीं लेने वाला। लेकिन ऐसे इस तरीके से जब बीजेपी के बड़े ट्रोलर्स अगर हमको ट्रोल कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा ध्यान या लोगों का ध्यान या लोगों में चर्चा, फिर बीजेपी इस तरीके से ये सैबोटेज, ये जो रिसर्च है सैबोटेज करने का क्यों कोशिश कर रहा है, उसको दूसरा एंगल है क्या, ऐसा ही प्रश्न लोगों के मन में वहां पे है। आगे अभी देखो, ये डीजीसीए का रिपोर्ट आया था, एफडीआर हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड द सीवियर सस्टेन थर्मल डैमेज। ये हो नहीं सकता, मैं आगे जाके आप सबको बताता हूं। अभी ये कंडक्ट स्पेशल ऑडिट ऐसे उन्होंने बताया, आगे देखो। तो अभी ये स्पेशल ऑडिट में ये जो कैप्टन अपूर्वा अग्रवाल और लोकेश रामपाल है, उनको तो लेयर जेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम।
अगर ऊपर वाले अधिकारी देखोगे उनको भी वैसे नहीं मालूम। और हमारा पहला ऑब्जेक्शन है कि डीजीसीए से बहुत बड़े बड़े अधिकारी वीएसआर को मदद कर रहे हैं, उसके अलग अलग रीजंस है। तो अभी अगर डीजीसीए की ही लोग वहां पे इन्वॉल्व है तो चोर ही पुलिस की वहां पे इंक्वायरी कर रहा है, ऐसे हम सबको कहना पड़ रहा है। तो ये कंस्टिट्यूट क्या है, ये जो इंक्वायरी है, ये जो लोग हैं उनको लहरजेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो इनको क्यों चूज किया गया। अभी ये रिपोर्ट 15 तारीख को आने वाला था, रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं गया। तो ये बॉडी क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है। और दूसरी बात, ये जो अपूर्वा अग्रवाल है वो एक्स जेट एयरवेज है, पर्सनल विषय पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक सिंह नाम की और एक यहाँ पे डीजीसीए में अधिकारी है, उसका और इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि वो भी एक्स जेट एयरवेज है, ये भी एक जेट एयरवेज है। तो हमारा कहना है कि ये जो श्वेता सिंह है, आगे जाके हम उनके बारे में बताएंगे, वो इस इंक्वायरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिकॉज श्वेता सिंह इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ एयरक्राफ्ट। और ये जो वीएसआर के सब एयरक्राफ्ट है वो इलीगली मतलब फ्लाई वर्दी न होते हुए भी उसको सपोर्ट डीजीसीए ने जो दिया गया वो श्वेता सिंह के माध्यम से दिया, ऐसी चर्चा है। आगे ब्लैक बॉक्स के बारे में आप सबको तो मालूम है, इसका जो भी विथस्टैंड टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस है, उसका एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन होता है, टाइटेनियम का यह बना होता है। टाइटेनियम अलॉय का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखो तो 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसके अंदर जो दूसरा थर्मल इंसुलेशन होता है वो 1700 डिग्री का होता है। और उसके अंदर जो इनर हाउसिंग होता है, जो प्लेन की बॉडी होती है, उस मटेरियल में इनर हाउसिंग बना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 660। तो 1 घंटा अगर वो आग वैसे ही रखेगी, वैसे ही टेम्परेचर रहेगा, तब ये जाके ब्लैक बॉक्स खराब हो सकता है। अभी ये टेल के आसपास रहता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक्सीडेंट अफेक्टेड एयरक्राफ्ट है अजीत दादा का, वहां पे वो ब्लैक बॉक्स हो सकता है। और उसमें अगर आप देखो तो उसके आगे ये जो कॉपर केबल्स है, वायर्स है, वो वैसे भी इंटैक्ट है, और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1085 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बताया जा रहा है कि सीवीआर खराब हो गया, ये अंदर से जला वगैरह, ये टोटली फेक चीज है, वहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अभी देखो, ये जो मंत्री है पीछे, अगर ये मंत्री जो है उन्होंने 9 करोड़ की एक लैब वहां पे इनॉग्रेट की थी, अगर इतना पैसा आपने डाला है तो आप उसी के माध्यम से वहां पे क्यों प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। लेकिन ये जो मंत्री, उनके ऊपर ही हमारा मेन ऑब्जेक्शन है, तो इसीलिए वो वहां पे रहना उचित नहीं रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऐसा हम सबका कहना। आगे अभी देखो, यहाँ पे और एक इंश्योरेंस का एंगल है, जहां पे 35 करोड़ की इसकी प्राइस है। वो कहां से लिया एयरक्राफ्ट वगैरह हम बहुत बात कर सकते हैं। एक पर्सनल इन्वेस्टर गुजरात के थे, उन्होंने वो लिया था, उनका और इस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये वीएसआर को वहां पे बेचा, 35 करोड़ को वो बेचा गया था। और इंश्योरेंस आईसीएस लंबाडे जो 35 करोड़ का जो प्लेन है जब लिया था, लेकिन जिस तरीके से वीएसआर ने उसको इस्तेमाल किया, उसकी रियल वैल्यू अगर आज वो इंटैक्ट होता 15 करोड़ की है, और उसका इंश्योरेंस मशीन का मतलब प्लेन का 55 करोड़ का है, मतलब अभी उनको मशीन के लिए कितना रुपए मिलेगा, तो 55 करोड़ रुपीस वहां पे मिल सकता है। उसी के साथ लायबिलिटी इंश्योरेंस 210 करोड़ का है, मतलब उस पे जो बैंक ने लोन दिया है, या अगर वो किसी के ऊपर गिरती है, घर के ऊपर गिरती है, जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, 210 करोड़ का वहां पे लायबिलिटी इंश्योरेंस है। मतलब जो एंगल हम पायलट का भी ले रहे हैं कि पायलट के मन में क्या था, फाइनेंशियल स्ट्रेस था क्या, क्योंकि 4 से 5 साल उसको नौकरी नहीं थी। जब जेट एयरवेज में ये कपूर पायलट थे, उनको 10-12 लाख महीने का पगार था। अभी उनको कहां पे भी नौकरी न मिलने के कारण उन्होंने वीएसआर को ज्वाइन किया, वहां पे उनको 3-3.5 लाख का या 4 लाख का पगार होगा, और पर फ्लाइट 20,000 रुपए वहां पे मिलते थे। तो डिप्रेशन में थे, फाइनेंशियली स्ट्रेस थे, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये लायबिलिटी के बारे में उनको मालूम था कि वो भी देखने की जरूरत है। आगे अभी ये अकाउंटेबल मैनेजर ये खुद वीके सिंह है, तो अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसकी चर्चा क्यों नहीं गई, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है क्या? क्योंकि अकाउंटेबल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट और फॉर द ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी के माध्यम से कोई भी गलत होता है तो पहला अकाउंटेबल मैनेजर को लिया जाता है। लेकिन ये वीके सिंह खुद होने के कारण, और वीके सिंह बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति होने के कारण, उसको वहां पे सेव किया जा रहा है, ऐसे हम सबको समझ में आता है।
चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर एक अलग नाम का है, उसका नाम हमारे पास आया, लेकिन और डिटेल्स हमारे पास आएंगे। लेकिन ये जो बंदा है जो हमको पता चला है उस पे रेप चार्जेस भी है और वो अलग चीज है, लेकिन इन तीनों को वहां पे अभी तक इंक्वायरी में नहीं लिया, ऐसे हम सबको लगता है। पूरे अभी देखो, कोई भी अगर आप जेसीबी चलाते हो या पोकलान चलाते हो या ट्रक चलाते हो तो आपको मोटरसाइकिल का लाइसेंस शायद नहीं मिलेगा, या मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको किसी और का लाइसेंस वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्लाइट में देखो, लेगेसी का लाइसेंस चलाने का आपके पास है तो लेयर जेट नहीं चलाते सकते, लेयर जेट चलाने का लाइसेंस आपके पास है तो आप लेगेसी या जो भी है हॉकर वगैरह ऐसे जो एयरक्राफ्ट वो नहीं चला सकते। एक टाइप का प्लेन का लाइसेंस आपके पास है तो एक ही टाइप का आप चला सकते हो। लेकिन वीएसआर में ये जो कपूर नाम के जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पायलट थे वो अलग अलग एयरक्राफ्ट वहां पे चलाते थे, उसके बारे में भी प्रूफ है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। रोहित सिंह जो ओनर का बेटा है वो भी इस तरीके से अलग अलग फ्लाइट अलग अलग दिन पे वहां पे उड़ाते थे, विच इज इलीगल। आगे अभी ये ब्रेथ एनालाइजर होता है तो इसका बीए रिपोर्ट जो भी आज तक फ्लाइट वीएसआर के हुए, बहुत सारे फ्लाइट के लिए आपको वहां पे वो बीए रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, खास करके कपूर के लिए नहीं मिलेंगे, रोहित सिंह के लिए नहीं मिलेंगे, और इनका जो सेफ्टी ऑफिसर या जो भी है वो गोपाल या कोई, उसके लिए नहीं मिलेंगे। ये पूरा मैनिपुलेशन होता था। इस तरीके का एक वीडियो निकालना पड़ता है जिसमें ब्लो करना पड़ता है और उस पर आगे आता है कि 0% अल्कोहल। लेकिन ये जो मॉडल है, ये मॉडल का ड्रॉबैक ऐसा है, सिर्फ वीएसआर ये मॉडल इस्तेमाल करता है, इसमें डेट भी चेंज की जा सकती है। इसीलिए जो रिपोर्ट उस दिन मेल किया है उसी को गृहीत धरना चाहिए। अगर बैकडेटेड रिपोर्ट को अगर वो मैनिपुलेशन, बिकॉज इतना दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है तो मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल तक वहां पे हो सकता है, ऐसे हम सबका कहना है। और दूसरी बात, इरेगुलरिटीज, मतलब एक कैबिन क्रू, मतलब ये जो हमारी माली मैडम थी वो कैबिन क्रू ही थी, लेकिन उनको शायद बताया नहीं गया था कि उनका ट्रेनिंग नहीं है, उनका लाइसेंस नहीं था, इसीलिए बहुत बार उनको वहां पे पैसेंजर के नाम पे वहां पे दिखाया गया था। और ये सिर्फ उनकी का बात बारे में नहीं होता था, बहुत जन के बारे में होता था, इसलिए वो भी मैनिपुलेशन वहां पे होता था। और मिसकंडक्ट विद फीमेल पायलट्स भी वहां पे हुआ है, और हमने बताया था कि हमारे पास एक प्रूफ है। तो अगर ये रेजिग्नेशन एक महिला पायलट का है, उसमें क्या लिखा है आप थोड़ा सा देख लो। ऐसे बहुत सारे पायलट ने मास रेजिग्नेशन देने की भी कोशिश की थी, लेकिन डीजीसी हाथ में होने के कारण ये जो पायलट होते हैं आगे जाके जिस कंपनी में जाते हैं वहां पे उनको तकलीफ जानबूझ के दी जाती है, ऐसे हम सबको पता चला है। कौन सा? नहीं, कुछ आई थिंक उसको विल सेंड द पीडीएफ। इसमें कुछ उनको हैरेसमेंट होती थी, वो उन्होंने रीजन दिया है। दूसरी बात, उनको फुल एंड फाइल और सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट की तरह कुछ होता है, वो देने के लिए जानबूझ के तकलीफ दी थी, क्योंकि इनका कहना था उन्होंने अंदर ही अंदर में उनका जो पायलट का एक ग्रुप था वहां पे उन्होंने बोला था इस मैडम ने कि इतना सेफ्टी प्रॉब्लम है, ये कोई भी फ्लाइट कभी भी गिर सकता है तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है। इसलिए वो विषय लेने के बाद इनको बहुत तकलीफ दी, फिर उसके बाद हैरेसमेंट भी हुआ, वो चीज उन्होंने वहां पे लिखी है। मिसकंडक्ट पीछे कैप्टन कार्लोस करके एक वेनेजुएला का पायलट है, राजस्थान में वहां पे एक कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी फ्लाइट वो चलाते हैं, पैसेंजर के नाम पे ये बंदा फ्लाइट में जाता है और फ्लाइट चलाता है, उसके प्रूफ बहुत सारे हैं। मतलब ये बताना चाहते हो वीएसआर किस गलत तरीके से वहां पे चलाई जाती है। इरेगुलर पैसेंजर मैनिफेस्टो, वेदर रिपोर्ट, फ्लाइट प्लान्स, वेदर रिपोर्ट्स फिल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक घर में एक जगह पे बैठे उठे वो सब मैनिपुलेशन वहां पे होता है। एब्सेंट, मतलब ये वीएसआर के जो डीजीसीए के नॉर्म्स है उसको बाईपास करने का विषय है। आगे ये सब पुरावे है, इसमें ये भी प्रूफ है कि ये जो पायलट होता है उनको 12 घंटे की वहां पे रेस्ट दी जाती है, लेकिन अगर उसने 12 घंटे के आगे फ्लाइंग किया होगा तो डीजीसीए को ऑनलाइन बताना पड़ता है, लेकिन डीजीसीए को ये कंपनी नहीं बताती थी, ऐसे ही सब कुछ आग बंद करके वहां पे चलाता था। ये इंटरनल रिपोर्ट है। आगे अभी देखो, वीके सिंह को कैप्टन कशरू नाम के एक डीजीसीए के अधिकारी है, उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा था, उन्होंने कंप्लेन भेजी थी कि जिस तरीके से आपकी कंपनी में कुछ चीजें हो रही है वो गलत है, और वो कैप्टन वीके सिंह जो कंपनी का मालिक है उसने उसके ग्रुप पे वहां पे वो डाला था। आगे लोग इसमें क्या बताया कि ये जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट, एसओपी कोई भी नहीं है। उसी के साथ अगर आप देखो, कोई गेम में से
एक रिपोर्ट डाउनलोड किया जाता है, वो फिल करके दिया जाता है। मतलब इतना कैजुअल अप्रोच है। मतलब ये रियल प्लेन चला रहे थे या वीडियो गेम चला रहे थे, क्योंकि इस तरीके का ये पूरा अगर आप लिखित देखो तो उस ग्रुप में वहां पे वो डीजीसीए का अधिकारी है, उसने वहां पे लिखा है कि ये गलत तरीके से आप चला रहे हो और ये चीजें अच्छी नहीं है सेफ्टी के एंगल से। तो ये इंटरनल उनका जो कुशो अधिकारी है उन्होंने वो भेजा हुआ रिपोर्ट है जो आपके सामने हमने वहां पे लाई है। मतलब कुछ अच्छे अधिकारी जो वीएसआर के खिलाफ जाना चाहते थे, लेकिन कुछ मेन अधिकारियों ने शायद उनका आवाज दबा दिया था, ऐसे हम सब कह सकते हैं। आगे अभी ये विषय है दिल्ली का क्रिकेटर कौन है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हमको जो पता चला है, जब एक बार वीएसआर के प्लेन में वो बैठा था, टैक्सिंग करते वक्त इंजन गिरा था या रिवर्सर ऑफ द इंजन का कुछ डैमेज हुआ था। उसके बाद वो बहुत फेमस क्रिकेटर है, तो वो कभी भी वीएसआर में उसके बाद बैठा नहीं, उसने वीएसआर को वहां पे ब्लैकलिस्ट किया। ये अंदर की बात है, नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये जब भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा आप सबको पता चलेगा। अभी इतना सारी चीजें चल रही है, तो वीएसआर का धंधा चल रहा है, तो वीएसआर का धंधा चल रहा है। ये कल परसों के फ्लाइट प्लान्स है, उसका धंधा अच्छा चल रहा है। अभी उसमें कौन फ्लाई कर रहा है, क्यों फ्लाई कर रहा है, वो मैं नहीं बता सकता। मतलब कहां पे भी वीएसआर को डर नहीं लगता, वीके सिंह को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, वो आगे जाके आप सबको बताऊंगा। अभी इनको रेड कारपेट डीजीसीए के माध्यम से मिलेगा, ऐसा प्रश्न वहां पे हम सबको मिलता है। वो अधिकारी के कारण हो सकता है या मंत्री के कारण हो सकता है। अभी देखो ये जो रिपोर्ट आप सबके सामने आते हैं, तो लेयरजेट 45 होता है, लेकिन ये मॉडल लेयरजेट 45 नहीं है, ये लेयरजेट 45 XR है। लेकिन मतलब ये मुझे तो समझ में नहीं आता, पीआईबी के माध्यम से ये रिपोर्ट्स हमारे पास आए, डीजीसीए हमको दे रही है, लेकिन वो अगर मॉडल ही प्रॉपर्ली लिख नहीं पा रहे, उनको मॉडल कौन सा वो भी नहीं मालूम, तो इन्वेस्टिगेशन किस टाइप का वो वहां पे कर रहे हैं। ये यूएस में उनका ये दिस इज 45 एंड दिस इज लेयरजेट 45 XR, ये उन्हीं के वेबसाइट पे है। आगे अभी देखो यहाँ पे जो कैसी सी डेट है, एक रजिस्ट्रेशन किए और ये एयर वर्दीनेस का ये है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो रजिस्ट्रेशन का 22 को है और एयर वर्दीनेस का 21 को है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटली सीक्वेंस गलत हो गया, उसका प्रूफ यहाँ पे हमने दे दिया। एयर वर्दीनेस जो है वो बाद में आता है, रजिस्ट्रेशन पहला आता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो डिलीवरी पहली हुई बच्चे की और फिर बाद में औरत वहां पे प्रेग्नेंट हुई। ऐसे अगर आप बोलो लाइट वर्ड्स में अगर बताना है तो इस चीज में ऐसे दिखता है। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ही बहुत बड़ा एरर है। आगे और इंजन का जो लाइफ होता है 5000 आवर्स का होता है। अगर यहाँ पे देखो तो अजीत दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था तब इसमें सिर्फ 85 घंटे वहां पे बाकी थे। अगर मैं भी जब भी फ्लाइट करता हूं तो 400-500 मिनिमम वहां पे आवर्स रहने चाहिए रीऑयलिंग के लिए। वहां पे एयरवर्क जो ये कंपनी एरो वो भी जिम्मेदार है, वीएसआर भी जिम्मेदार है और गवर्नमेंट के जो अधिकारी वो भी इसमें जिम्मेदार है। और दूसरी बात, अगर ये हनीवेल को डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वो बताएंगे कि इसकी लाइफ शायद 8000 के भी आगे, क्योंकि उस तरीके का मैनिपुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स ये वीएसआर करती थी। आगे अब ये देखो, ये जलने के बाद एक नंबर आगे आया, उसमें कलर किया था, वो भी प्रॉपरली नहीं किया था, वो है NATPQ। ये हमारे यूएस के कॉन्टैक्ट से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। ये यूएस से ये जो एयरक्राफ्ट है यूएस से वहां पे लिया गया था और ये यूएस में रजिस्टर्ड था। फिर इंडिया में आने के बाद ये यहाँ पे वीएसआर इस्तेमाल कर रहा था। आगे अब ये सप्लीमेंटेड टाइप सर्टिफिकेट, मतलब अगर कोई भी प्लेन यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर करना है, डीजीसीए के लिस्ट में कुछ डिटेल्स होता है, उसके हिसाब से ही अगर उस मशीन में पार्ट्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, तो ही वो परमिशन देती है इंडिया में रजिस्टर होने का। तो अगर आप स्पेशल टाइप सर्टिफिकेट आगे लो। अभी यहाँ पे जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सीवीआर, वो फ्लाइट में सीवीआर की जो क्षमता थी इट वाज ओनली फॉर 30 मिनट्स। बट अगर आप देखो गवर्नमेंट जो है डीजीसीए सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट इज 2 आवर्स। मतलब अगर प्लेन में सीवीआर 30 मिनट का ही है और आपका रूल बोलता है कि वो 2 घंटे का चाहिए, तो आपने फिर वो प्लेन रजिस्टर कैसे किया ये हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन ये 30 मिनट जो है
वो एक्सीडेंट के 30 मिनट पहले, मतलब जो भी एंड वाला होता है या जो लेटेस्ट वाला होता है, इसलिए लास्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ है ये सीवीआर के माध्यम से हमको पता ही चल सकता है। और ये जला वगैरह नहीं है, ये सिर्फ बात करने की बात है कि जला है या उसको इम्पैक्ट आया, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें आप सबके सामने आ सकती, जो ये शायद वीएसआर या वीएसआर के पीछे जो है वो उसको दबाना चाहते हैं। आगे अभी दूसरी बात, ये जो कनाडा के हमारे सोर्स से हमने जो इन्फॉर्मेशन वहां पे निकाली थी, सप्लीमेंट टाइप फॉर ये जो एफडीआर, मतलब अभी एफडीआर की चर्चा चल रही है ब्लैक बॉक्स के अंदर, ये कनाडा की कंपनी है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस कंपनी इन इंडिया इज नॉट परमिटेड। ये प्लेन में एफडीआर था, देन ऑल्सो डीजीसीए हैड अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर प्लेन, और जिसको आपने परमिट ही नहीं किया था उसी लोगों को अभी आप बुला रहे हो, दैट इज L3 टेक्नोलॉजीज, और उनको बोल रहे हो कि अब इन्वेस्टिगेशन के लिए आप मदद करो। मतलब यहाँ पे डीजीसीए के माध्यम से ये प्लेन रजिस्टर ही इंडिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किए जाते हैं। उसके पीछे जो लोग कहते हैं, श्वेता सिंह नाम की जो है, उन्हीं के साथ उनका जो पूरा टीम है, इस तरीके से गलत मशीन्स या प्लेन्स वहां पे इंडिया में रजिस्टर की जाती है, और उसका ये एग्जाम्पल है। आगे अभी ये देखो, ये सुमित कपूर के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई, वो मैं नहीं बताऊंगा। अभी ये साउथवेस्ट एयरलाइन का जब एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो 2 दिन में आया था। अभी तक हमारा रिपोर्ट, जो अजीत दादा का एक्सीडेंट वहां पे हुआ है, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। अभी उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे आप पेपर वर्क कर रहे हो, वीएसआर को बचाना चाहते हो, या इसमें डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसके कारण ये इन्फॉर्मेशन आगे आना ही नहीं चाहिए, ये कोशिश कोई कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं रोहित पवार प्रेजेंटेशन क्यों लेता है, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोगों के माध्यम से लोगों के मन में जो प्रश्न है वो यहाँ पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो चीज है, 2 दिन में रिपोर्ट जो आ सकता है, 3 दिन में जो रिपोर्ट आ सकता है, उसके लिए अभी तक महीना होने आया, तब भी रिपोर्ट वहां पे अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। उसी के साथ ब्लैक बॉक्स ढूंढने में 2 दिन लगे, वो ब्लैक बॉक्स बारामती में रखा गया, वो लेके जाने के लिए उनको 4-5 दिन लगे, और कमिटी वहां पे एस्टेब्लिश करने के लिए उनको 4 दिन लगे। मतलब ये एजेंसी के लोग, गवर्नमेंट में से कोई लोग, और ये वीएसआर के कारण जानबूझ के अजीत दादा का जो क्रैश का इंक्वायरी है वो आगे पुश करना चाहते हैं और उसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, ऐसे हम सबका कहना है। ये सब देखने के बाद ये श्वेता सिंह कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप सब निकालो, आप सबको पता चलेगा इनके बारे में। एक तो महाराष्ट्र में ये नोन है, वेरी पावरफुल, इनके जो संबंध है वो बहुत पावरफुल लोगों के साथ है, उनकी पहचान बहुत पावरफुल लोगों के साथ है, इसलिए इनका कहना है इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जो भी जो एनवायरनमेंट होता है एविएशन इंडस्ट्री का, उनके साथ या जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद ये पता चलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति अगर डीजीसीए में कौन है तो ये व्यक्ति है, ऐसे कहा जाता है। उसका इन्फॉर्मेशन और ये इन्वेस्टिगेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट होना वो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए उचित नहीं है, ऐसे हम सबका कहना है। अभी देखो, ये वीएसआर कंपनी 16 में 10 करोड़ का रेवेन्यू था, 19 में 64 करोड़ का, 25 में 500 करोड़ के असेट वैल्यू है। और अभी ये जो विजय सिंह है, अभी ये कौन इतना बड़ा बनते हैं? रोहित सिंह का जब शादी था तब बीजेपी के बहुत सारे मुख्यमंत्री, एक्स एविएशन मिनिस्टर और बहुत सारे ऐसे लोग और कुछ कुछ दूसरे राज्यों के जो मेन मुख्यमंत्री है या पार्टी के प्रमुख है, वो भी रोहित सिंह की शादी के लिए, जो शायद फरवरी 2025 में राजस्थान में हुआ था, उसके लिए वहां पे लोग गए थे। अभी रोहित सिंह कहाँ पे, तो मजा मार रहा है, वो मियामी में है, यूएस में है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको जाने भी दिया। वो डायरेक्टर है, उसको पकड़ा जा सकता था, उससे चर्चा की जा सकती थी, इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती थी, लेकिन रोहित सिंह अभी वहां पे नहीं है। और उसी के साथ अगर आप देखो तो हमने रोहित सिंह के फोटो निकालने की कोशिश की। जब वीएसआर ये एक्सीडेंट होने के पहले रोहित सिंह के बहुत सारे फोटो आपको मिलते थे गूगल पे, लेकिन अभी रोहित सिंह के बारे में कोई भी फोटो आपको नहीं मिलेगा। अगर गूगल में से भी अगर फोटो निकालने की अगर टेक्नोलॉजी है तो वो गवर्नमेंट के पास है या प्राइवेट एजेंसी उसने लगाई, लेकिन वो फोटो क्यों निकाले? जब गलतियां होती है और आपके मन में होता है कि गलती हुई है या कुछ छुपाना है, तभी इतना हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन या जो भी एजेंसी उसका इस्तेमाल करके आप फोटोज वाइप आउट कर सकते हैं। लेकिन ये रोहित सिंह के बारे में वहां पे हुआ, ऐसे हम सबका कहना है। डीजीसीए इतना
क्यों मदद कर रही है, उसी के साथ बिजनेस दुबई और अमेरिका में वहां पे शिफ्ट करने की कोशिश वहां पे लेगेसी 600 VT CMR ये कौन इस्तेमाल करता है वो भी देखने की जरूरत है। आगे अभी देखो, ये जो पहली रिकैपिटा करके एक फाइनेंस एजेंसी है, उन्होंने सबसे पहले ये जो वीके सिंह है उसके कंपनी को पैसा दिया था, लेकिन वीके सिंह की जो पहला विमान था वो 21 साल पुराना था, तो उसको फाइनेंसिंग करना उनको उचित नहीं लगा। तो फिर ये भोपाल बेस्ड एनबीएफसी को किसने सपोर्ट किया, तो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने पहली बार सपोर्ट किया था। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ये जो कंपनी है, उसके सूर्यवंशी नाम के जो व्यक्ति है वो किसके पास में है, किसके दोस्त है, वो कौन से पार्टी का है, कितना पावरफुल है, ये चीजें आप सबको यहाँ पे सिर्फ आपको मैं पॉलिटिकल लीग में वीके सिंह सिर्फ एक बंदा नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ी पावर थी। उसका पहला लोन ये रिकैपिटा कंपनी ने वहां पे दिया था, लेकिन गारंटी दिया था दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। वो किसका फ्रेंड है वो देखने की वहां पे जरूरत है। आगे अब ये वेल्सपन नाम का जो ग्रुप है, इट इज एनबीएफसी नहीं है, लेकिन सिर्फ वीके सिंह को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग डील वहां पे की थी। उसका कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे हम आप सबको दे रहे। आईसीडी भी एक का 51 करोड़ की वहां पे दी थी। तो ये जो चीजें हैं, और सिर्फ वीके सिंह के कंपनी को फंडिंग होने के लिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है। आप एनबीएफसी नहीं हो फिर भी आप एक रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल वहां पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग मॉडल निर्माण करते हुए वहां पे आप क्यों कर रहे हो। तो ये जो छोटे छोटे नेता जो गुजरात के हैं, उनके पास वाली ये कंपनी ऐसे हम सबको वहां पे लगता है छोटा नेता, बड़ा नेता नहीं। आगे अब ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज है, वाई एविएशन मिनिस्ट्री इज डिफेंडिंग ये वीएसआर। ये अग्रीमेंट की कॉपी है, बहुत बड़ी अग्रीमेंट है, उसके डिटेल्स वहां पे हमने नहीं डाले। अभी इस अग्रीमेंट के अंदर हम जाने का जब प्रयास किया आगे, तो अभी इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था 28 तारीख को, मतलब अजीत काका का जब एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मंत्री जो है हमारे देश के, उन्होंने एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि नो सेफ्टी कंसर्न विद लेजर एयरक्राफ्ट वीएसआर वेंचर्स। ये डायरेक्ट उनका स्टेटमेंट था। मतलब यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करके बात कर रहे हैं, या हमारे पे टीका जब होती तो बोलते आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दो फिर बात करो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एविएशन मिनिस्टर से वहां पे कहा था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो वहां पे शायद कुछ नो मेजर सेफ्टी कंसर्न्स ऐसे उन्होंने वहां पे डायरेक्टली कहा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एक क्वेश्चन हम सबको वहां पे लगता है। देखो, वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं। जब मैंने यहाँ पे बंबई में दिल्ली में आके जब एक स्टेटमेंट किया था कि यहाँ पे एविएशन मिनिस्टर समहाउ नॉट डायरेक्टली बट थ्रू हिज पार्टीज लीडरशिप इज इन्वॉल्व विद वीएसआर, तब उन्होंने वहां पे वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं, सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था। अभी ये सूत्र कौन है वो देखने की जरूरत है। फिर हम डिटेल में वहां पे जाने के बाद आगे लो। आगे अभी देखो, दूसरी बात है लेगेसी 650 हैदराबाद, बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, 160 करोड़ का है। अभी इसकी डिटेल्स भी हमारे पास आया, अभी दुबई में उसका रजिस्ट्रेशन है, उसकी डिटेल्स हम देंगे वो किसका है वगैरह, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते। जिसका भी है उसको कहना इतना ही है, आप कैसे खरीदा, किधर से पैसा लाया, किसके नाम पे, कुछ लेना देना नहीं हमको। लेकिन अगर आप वीएसआर से रिलेटेड हो और इन्वेस्टिगेशन अगर ट्रांसपेरेंटली नहीं हो रहा क्योंकि आप वीएसआर के दोस्त हो या वो सिंह के दोस्त हो, ये चीज हमको मान्य नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे फैमिली के एक रिलेटिव इस एक्सीडेंट में गए हैं, इस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता, इस देश का बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में वहां पे गया है। सिर्फ वे आपके दोस्त है और फाइनेंशियली आप रिलेटेड हो, इसलिए अगर आप ये चीज दबा रहे हो तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लेगेसी 600 VT VSV ये अभी दूसरा महाराष्ट्र का विषय है। अभी ये लिया था जर्मनी से आया सिंगापुर से आया दिल्ली आया था, दिल्ली में 12 दिन वहां पे रहा था। फिर ये 25 दिसंबर 2025 को मुंबई में लैंड हुआ था। उसी दिन या दूसरे दिन जिस व्यक्ति ने इसके सामने नारियल फोड़ा उनको मुझे कहना है, और जिस व्यक्ति का उसको फोन आया था उनको मुझे कहना है कि अजीत दादा आपके दोस्त रहे हैं, आप उनके साथ काम करे हो, तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में वीएसआर की बाजू आप में से कोई भी वहां पे ले रहा है तो मुझे लगता है वो चीज अच्छी नहीं होगी। नॉट फॉर अजीत दादा, नॉट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और लोगों की जो इच्छा है उस इच्छे के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है।
इसलिए फाइनेंशियल फ्रेंडशिप से लेकर ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप थी या व्यक्तिगत फ्रेंडशिप थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। ये ज्यादा डिटेल में मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, इसके सब डिटेल्स है, कल कहां से वो फ्लाई किया, परसों कहां से फ्लाई किया, लेकिन इस पे सिर्फ मेरा कहना है कि आप प्लीज वीएसआर की बाजू मत लो, दादा की बाजू, अजित काका की बाजू वहां पे लो। इतनी बिनती, आप बहुत पावरफुल हो वो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इस विषय में आप प्लीज सिर्फ दादा की बाजू लो, ऐसे हम सबका पर्सनल कहना है। आगे अभी देखो, ये जो वीएसआर को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये जो मंत्री है एविएशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, व्हाई ही शुड रिजाइन, द रीजन ही वीएसआर इस कंपनी को, जिस कंपनी ने वहां पे फाइनेंस किया, दैट इज हेरिटेज फाइन लीज, इसके अगर डायरेक्टर आप देखो तो टीडीपी जो पार्टी है, टीडीपी पार्टी के जो नेता है, जो प्रमुख है, जो आंध्र के मुख्यमंत्री है, उनसे कोई रिलेटेड आपको दिख रहा है? तो डेफिनेटली उनसे रिलेटेड वहां पे है। तो अगर आपके एक कौन से तो भी कंपनी ने अगर वीएसआर को वहां पे फंडिंग किया है, ऑफिशियली ये सब पेपर पे उसका रिस्ट्रक्चरिंग वहां पे लोन का वहां पे किया गया है, तो कैसे हम समझे कि आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अजीत दादा के केस में वहां पे करोगे? आपको अगर पैसा इंपॉर्टेंट है तो आप ऐसे ही कुछ चीजें करोगे जिसके कारण वीएसआर को वहां पे मदद होगी, ऐसे हम सबका कहना है। क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन वहां पे चालू है, वहां पे डीजीसीए और वहां पे मंत्रालय के माध्यम से डेफिनेटली कुछ न कुछ तो प्रेशर है टू सेव वीएसआर एंड नॉट टू गिव जस्टिस टू अजित पवार। इसीलिए हम सबका कहना है, इसके पहले भी हमने जब बोला था तब सोर्सेस के माध्यम से एविएशन मिनिस्टर ने बताया था हमारा कुछ लेना देना नहीं, आपको हम दिखा रहे हैं कि इनका लेना देना है। और उसी के साथ जो राजस्थान में जो रोहित सिंह का वहां पे शादी हुआ था, उसमें भी टीडीपी के वरिष्ठ नेता वहां पे शादी के लिए गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। उसका प्रूफ भी है, वो आगे जाके हम कभी आपको देंगे। और ये तो डायरेक्ट कमर्शियल वहां पे प्रूफ है, आपकी नेता की फैमिली की कंपनी वीएसआर को अगर फंडिंग कर रही है तो आप डेफिनेटली ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में हस्तक्षेप वहां पे ला रहे हो। आप शायद कॉन्स्पिरेसी में नहीं रहोगे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी में आप नहीं हो, लेकिन जिस कंपनी के माध्यम से, जिस कंपनी के कारण वो एक्सीडेंट हुआ, जिसका वो ओनरशिप का एयरक्राफ्ट था, वो एयरक्राफ्ट वाले कंपनी को, वो जो वीके सिंह है उसको आप सेफ करने की कोशिश, बिकॉज आपका कुछ फ्रेंडशिप और कमर्शियल लिंकेजेस उस कंपनी के साथ है, ऐसा हमका कहना है। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब को मैं विनती करता हूं कि ये जो एविएशन मिनिस्टर है इस कंट्री के, उनको उनके पद से वहां पे हटाया जाए, क्योंकि ये बहुत महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट विषय, अजित दादा का एक्सीडेंट, और जिस कंपनी के एयरक्राफ्ट में वो एक्सीडेंट हुआ उस कंपनी का और टीडीपी का डायरेक्ट रिलेशन वहां पे है, ऐसे हम सबका कहना है। और सिर्फ एक प्लेन के माध्यम से नहीं, ऐसे दो प्लेन हैं, एक लेगेसी 650 और लेगेसी 600, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो टीडीपी के नेता है उनसे रिलेटेड है। इनडायरेक्टली मतलब एक बिजनेसमैन है जो उनके क्लोज है, उनका वो प्लेन है, और दूसरा जो है दुबई में, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम वहां पे फाइंड कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक नैतिक जवाबदारी है इस मंत्री की, टीडीपी इस पक्ष की, कि ये जो पद है एविएशन मंत्रालय का वो वहां पे छोड़ दिया जाएगा। और मोदी साहब को मुझे यह भी कहना है कि आपका और अजित दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, शाह साहब के और अजित दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। अभी सबसे पावरफुल लोगों की अभी जरूरत है इन इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि नीचे अगर आप देखो तो बहुत सारे मुख्यमंत्री से लेके बड़े बीजेपी के नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होने के कारण इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और जो एनडीए है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो पक्ष है आंध्रा का, वो भी इनडायरेक्टली इस वीएसआर में इन्वॉल्व है। तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन को कोई न्याय दे सकता है, और महाराष्ट्र की ये मांग है कि मोदी साहब और अमित शाह जी इसमें ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को खुद के हाथ में लेते हुए अजित दादा को और उस एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच प्रॉपरली वहां पे होनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। अभी ये सब विषय आप सबको बताए थे,
और उसी के साथ हमारा कहना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी, अभी महाराष्ट्र से मांगे सीबीआई, मतलब अजीत दादा का जो पक्ष है सीबीआई के माध्यम से वहां पे की जाएगी, सीआईडी चल रही है, लेकिन हम सबका कहना है उसके ऊपर एक कमेटी होने की जरूरत है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन उस कमेटी में चाहिए, उसी के साथ सुप्रिया ताई हो, अजीत दादा के पक्ष के जो भी लोग हैं वो है, एक जज हो, एक अधिकारी हो, ऐसे सब मिला के बहुत अच्छी कमेटी एक वहां पे देखरेख करने के लिए वो कमेटी की फॉर्म करने की जरूरत है। उसके नीचे जो भी है सीआईडी हो या सीबीआई हो और कोई हो या इंटरनेशनल एजेंसी, उस पर कंट्रोल रखने की एजेंसी, और 2 महीने का वहां पे टाइम दिया जाना चाहिए कि ये फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वहां पे आने का, क्योंकि हमारा कहना है कि ये वीएसआर कंपनी को बहुत बड़ी ताकत होने के कारण बहुत सारे डॉक्यूमेंट का मैनिपुलेशन चालू है और आगे भी चालू रहेगा, और इस कंपनी को बचाने का प्रयास बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लोग भी वहां पे करेंगे। इसलिए जस्टिस फॉर अजीत दादा, इसके ये माध्यम से यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो रेजिग्नेशन एविएशन मिनिस्टर का, उसी के साथ इन्वेस्टिगेशन करते वक्त अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट लेवल तक वो इन्वेस्टिगेशन वहां पे होना चाहिए। हमारे पास जो जो कागज वहां पे आए हैं, आज तक के सब कागज हमने सब मंत्रालय को वहां पे दिए हैं। अभी भी जो कागज हमारे पास आए वो भी हम वापस ईमेल के माध्यम से वहां पे वो प्रूफ उनको वहां पे देंगे। अभी देखो ये बहुत पर्सनली ये चीज वहां पे हम कर रहे हैं, सिर्फ अजीत दादा के प्यार के लिए, और हमारे राज्य का बहुत बड़ा नेता वहां पे गया है। लेकिन अगर आप देखो तो लोग अजीत दादा के पीछे खड़े हैं, अजीत दादा को न्याय मिले इसलिए वहां पे खड़े हैं, लेकिन लोगों को कहना इतना ही है कि ये जो पॉलिटिकल उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट करना बंद किया है क्या? उनके जो पॉलिटिकल फ्रेंड्स है वो उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्या? अगर बड़े लोग हैं, अगर उनके जो फ्रेंड्स हैं और जिनके साथ वो सत्ता में थे वही अगर दादा के इस इन्वेस्टिगेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या इंटरफियर कर रहे हैं, तो ये चीज लोगों को अच्छी नहीं लग रही। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों के माध्यम से मैं विनती करता हूँ पीएम साहब को, एचएम साहब इंडिया के, कि आप ये इन्वेस्टिगेशन में वहां पे ध्यान दो। ये महाराष्ट्र के लोगों की वहां पे मांग है, और आगे 28 या 29 तारीख को शायद प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आएगा, ऐसे हम सबको पता चला है। तो उसके बीच हमारे पास और बहुत सारे पेपर वहां पे आने वाले, वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसे है, क्या आता है वो देखेंगे। उसके बाद और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई है वो आप सबके माध्यम से हम वहां पे लोगों तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। आपने जो अभी एविएशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात कही और जो बातें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, क्या ये चीजें शरद पवार साहब अप्रूव करते हैं? क्या उनको ये सारी चीजों की जानकारी है कि आप ये सब कर रहे हैं? देखो हमारे पार्टी में जो चीज सच है, जिसके डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके एक आध विषय आगे लेके जा रहे हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो अथॉरिटी हम सबको वहां पे हमारे पार्टी ने वहां पे दी है। अगर देखो यहाँ पे जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ले रहे हैं वो सुप्रिया सुले और पवार साहब के घर पे ही वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इससे आप जो समझना है वहां पे समझ लो, लेकिन एक विषय अगर एक व्यक्ति वहां पे ले रहा है तो उस विषय में और बहुत सारे लोग आके कंफ्यूजन न क्रिएट करे, इसलिए वहां पे मैं ही अकेला इस विषय को आगे लेके जा रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल विषय जो है वो हमारे जो सुप्रिया ताई हो और जो अलग सब इम्पोर्टेंट नेता है उस पॉलिटिकल विषय पे वहां पे वो ध्यान दे रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, हमारा क्या कहना है, आज तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हमने जो की है उसके बारे में जो भी प्रेस के माध्यम से बताना है वो सिर्फ मैं और मैं ही वहां पे कर रहा हूँ। आपकी जान को खतरा है ऐसा कहा जा रहा है? देखो इतना बड़ा विषय, इतने बड़े लोग इस वीएसआर कंपनी में इन्वॉल्व है, तो लोगों के मन में अभी शंका वहां पे निर्माण होने लगी कि मेरे जान को या मुझे कुछ खतरा है। अगर आप मेरे बारे में बात करो तो मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मेरी जो फैमिली है, ताई ने कही है ये बात, ताई है, फैमिली तो ताई भी है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे इन लॉज है, मेरे पापा मम्मी है, मेरे कार्यकर्ता है, उन सबका कहना है कि आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। मैंने उन्होंने कहा कि आपको डर लग रहा है, ये जायज है, लेकिन किसी को तो ये विषय लेके जाने की जरूरत है। अगर सभी शांत हो गए तो अजीत दादा को न्याय कैसे मिलेगा? महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता ये आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको न्याय देने के लिए कितना भी रिस्क हो तो वो तो उठानी पड़ेगी, किसी को तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए लोगों के तरफ से वहां पे मैं यहाँ पे और मेरे साथ मेरी जो पूरी
टीम है वो यहाँ पे लड़ रही है। अगर सरकार जी, आपको पीआईबी रिलीज में ये लिखा गया है, आप सिक्योरिटी दे रही है तो जैसे आप लोग लेंगे क्या, एक्सेप्ट करेंगे क्या? हाँ, अगर सरकार सिक्योरिटी दे रही है आपको, क्योंकि डिमांड भी हो गई है आपकी पार्टी की तरफ से कि सिक्योरिटी दी जाए। अगर देंगे तो सिक्योरिटी तो रहेगी, मेरी पर्सनल सिक्योरिटी है, मेरे कार्यकर्ता है वो मेरे साथ वहां पे रहते हैं। अगर सरकार ने दी वो देंगे, नहीं देंगे वो अलग चीज है। अगर देंगे तो वो अगर उनको मेरे साथ रहना है तो वो रह सकते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। रोहित जी, आपने PIB जिस रिलीज पेज के पर द्वारा ये एलिगेशन किए बताया गया हैं है वो तेलुगु देशम पार्टी सरकार को सपोर्ट करती है, उसी की वजह से सरकार टिकी हुई है। आपको क्या लगता है उनके ऊपर एक्शन हो जाएगी? अभी देखो, महाराष्ट्र में अजीत दादा की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, उनका एक खासदार है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ था, उसने उसके जो नेता थे शरद पवार जी, उनकी साथ छोड़ के अगर वो नेता अजीत दादा आपके साथ आया था और उसमें आने के बाद आपने उसका स्वागत भी वहां पे किया, सपोर्ट भी वहां पे लिया, अभी वही व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है, उनका एक्सीडेंट वहां पे हुआ है या कॉन्स्पिरेसी है, वो जानने की जैसे हमको इच्छा है, लोगों की इच्छा है, वैसे ही इच्छा मोदी साहब को, अमित शाह जी को या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब को भी होनी चाहिए, वो हो भी सकती है। इसलिए हम सबका कहना है कि पॉलिटिकल सपोर्ट ये टीडीपी का डेफिनेटली है, लेकिन आप पॉलिटिकल सपोर्ट के आगे फ्रेंडशिप को, दोस्ती को वहां पे छोड़ दोगे, या आप फ्रेंडशिप को हाथ में रखते हुए दुनिया को एक अलग मैसेज दोगे कि पॉलिटिक्स से ज्यादा फ्रेंडशिप भी हमको इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो केंद्र के बीजेपी के सब नेता है, राज्य के नेता है, वो फ्रेंडशिप को चूज करते हैं या पॉलिटिक्स को चूज करते हैं, या दो अलग अलग जो नेता है वो कमर्शियल फ्रेंडशिप को चूज करते हैं, वो देखने की जरूरत है। एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से रोहित जी बाहर करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मंत्री को तो निकाल दो, क्योंकि एक तो मंत्री वहां पे है और मंत्री का जो नेता है उसके ही डायरेक्ट वीएसआर के साथ अगर रिलेशनशिप है और उनके पास इन्वेस्टिगेशन रहेगा तो वो हमको न्याय नहीं होगा। टीडीपी को निकालना है नहीं निकालना, वो कांग्रेस हमारे पक्ष के जो नेता है सदन में सुप्रिया, वो उसके बारे में ज्यादा प्रॉपरली बता सकते हैं। लेकिन ये नेता जो टीडीपी है उनके पास ये एविएशन मिनिस्ट्री होना इस इन्वेस्टिगेशन होने तक इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट गुड। और दूसरी बात, अगर एविएशन मिनिस्टर आप हो, ये इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, आप लोगों को बताना चाहिए था कि हाँ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, हमारे नेता की जो कंपनी है उसने भी वीएसआर को फाइनेंस किया, ये अगर चीज वो इन्वेस्टिगेशन चालू होने के 1-2 दिन पहले ही बताते तो वो उचित होता, लेकिन वो छिपाया। और उसके बाद जिस तरीके से वीएसआर की गलतियां होते हुए भी उनके ऊपर जो एक्शन नहीं ली जा रही, उनका धंधा बंद नहीं किया जाता, उसका बेटा मायामी में यूएस में वहां पे भेजा गया, ये सब देखने के बाद कहां ना कहा तो भी बीजेपी के कुछ नेता और टीडीपी के नेता ये वीएसआर को बचाना चाहते हैं, ऐसा हम सबका कहना है। एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से जो रिलीज आई है, एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से जो रिलीज आई है, वो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर रहे हो, मिसलेड कर रहे हो, ऐसे एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से ये रिलीज आई है। वो कहते हैं कि मिसलेड ना करें, 30 दिनों तक रुका जाए। मिनिस्टर एविएशन मिनिस्टर मिसलीड कर रहे हैं तो मैंने प्रूफ के साथ वहां पे बताया। अरे वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और आप छुपा रहे हो। अभी एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से जो बताया गया कि रोहित पवार मिसलीड कर रहा है, तो एविएशन मिनिस्ट्री ने भी मिसलीड किया ना। उनके नेता का फाइनेंशियल रिलेशनशिप वीएसआर कंपनी के साथ है, जिस वीएसआर कंपनी का प्लेन लेके वो जो एक्सीडेंट या कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा नेता वहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहा। तो मैं जो दे रहा हूं, वो जो छुपा रहे, मैं दे रहा हूं, वो मदद कर रहा हूं, वो जो छुपा रहे वो वीएसआर को मदद कर रहे हैं, ऐसा हम सबका कहना है। सर, हेरिटेज से कितना पैसा वीएसआर कंपनी का आपने? अभी ये जो अग्रीमेंट है उस अग्रीमेंट में शायद 15 से 23 करोड़ का विषय है, लेकिन वहां पे रुकता है ऐसे नहीं। कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर है या कोई बिजनेसमैन भी है लोकल वहां पे राज्य का, उसका भी और वीएसआर का भी अलग तरीके से रिलेशनशिप है। लेगेसी 600 ये जो प्लेन है वो प्लेन एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत टीडीपी के नेता जो चंद्रबाबू नायडू साहब है उनके पास वाला नेता, वो बिजनेसमैन है, उसके पास वो उसका मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो उसका छोटा पोर्ट भी है शायद आंध्रा में से हम सबको पता चला है। अभी वो है, उसके पास एक इंडिया का सबसे लेटेस्ट लेगेसी 650 अभी इंडिया में आने वाला है, जो दुबई में अभी वहां पे रखा है।
तो वो भी टीडीपी से रिलेटेड है, ऐसे आप सबको पता चल रहा है। अगर आप इतना बड़ा पैसा, अगर आप दोस्त का पैसा लो, आपके फाइनेंस कंपनी का पैसा लो और आपका अलग तरीके से फंडिंग कैसे किया मालूम नहीं, उस सबका देखा तो 200 करोड़ के आगे ये विषय जा सकता है। तो नारियल फोड़ने वाला नेता एग्जैक्टली कौन था मुंबई में? देखो, मैंने जो संदेश देना है वो दे दिया। मेरा कहना इतना ही है कि आप बहुत पावरफुल हो और आपका नेता भी बहुत पावरफुल है महाराष्ट्र में, और दादा के साथ आप सबने काम किया है, कि इसलिए मैं सिर्फ उनको विनती करना चाहता हूँ, ये जो ट्रोलिंग चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन को या विषय को अलग लेवल तक वहां पे लेके जा रहे हैं। वो ट्रोलर को पैसा कौन देता है वो भी मुझे वहां पे मालूम है। इसलिए ये सब ट्रोलर्स को जो सपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको नेगेटिव करने के लिए, उससे थोड़ा शक फिर लोकल बीजेपी की तरफ भी हमारा जा सकता है। लेकिन हमारा कहना है कि ये जो आप जो भी रिलेशन है, कैसे भी फंडिंग किया होगा, कैसे भी प्लेन लाया होगा, उससे कुछ लेना देना हमको नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका वीएसआर के साथ रिलेशनशिप है। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन में अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो या करना चाहते हो या करोगे, वो चीज अच्छी नहीं रहेगी। सीबीआई जांच की जो मांग की है, सीएम ने लेटर लिखा है, डीसीएम ने सीएम साहब को नहीं, देखो, अभी महाराष्ट्र से जो मतलब सीएम साहब को जहाँ पे लेटर लिखा था डीसीएम मैडम ने, वो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन कुछ साल पहले शायद जब एकनाथ शिंदे साहब थे, वो जो परमिशन लगती थी महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई को महाराष्ट्र में इंक्वायरी करने की, वो परमिशन की अभी जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने लेटर अगर सीएम साहब को दिया होगा तो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भी जितना आप सपोर्ट करोगे इन्वेस्टिगेशन को उतनी वो चीज अच्छी है, लेकिन जितना लेट करोगे उससे प्रॉब्लम भी होने वाला है, बिकॉज ऑफ पेपर मैनिपुलेशन एंड डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन। ये मेरा डर है। जय पवार ने भी एक पोस्ट लिखी थी, उसके बाद आपकी कुछ बात हो गई क्या? पार्थ पवार हो या जय पवार हो? नहीं, जय पवार के साथ बात हुई थी। उनका कहना है कि आपने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें सब कुछ देखने के बाद जो हमारे मन में डाउट है वही आप वहां पे बोल रहे हो। उस तरीके की बात जब प्रेजेंटेशन महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ था, उसके शाम को जय के साथ वहां पे हुई थी, पार्थ के साथ भी हुई थी, ये भी विषय था, और दूसरा भी एक नॉन पॉलिटिकल विषय उनके साथ था। कहीं ना कहीं फिर ये स्टेट से सेंटर की ओर जिम्मेदारी जा रही है सीबीआई की मांग करने के बाद में। स्टेट एसआईडी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से सीबीआई की ओर जिम्मेदारी जा रही है सेंटर की तरफ। अब एक दूसरी बात जो यहाँ पे पता चला, जुबली हिल्स नाम का जो एरिया है जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू साहब वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हमको जो पता चला है कि वहाँ पे वीके सिंह जो है वीएसआर के मालिक, उन्होंने कोई प्लॉट खरीदा है। उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकालनी पड़ेगी। इतना रिश्ता गहरा है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, असा प्रश्न आम्हाला त्या ठिकाणी आता पडायला लागलेला। ये प्रश्न हम सबको अभी वहाँ पे मन में आ रहा है। उसी के साथ अगर आप देखो तो और एक वहाँ पे एक कोई बैंक है जो हेरिटेज फाइनेंस करके उनकी जो एनबीएफसी है, उसी के एरिया में वो बैंक है, और उस बैंक ने भी अब वीएसआर को वहाँ पे फंडिंग किया। मतलब एरिया सेम है और वो बैंक ने भी अलग फंडिंग वहाँ पे किया, तो किसके कहने पे वो फंडिंग किया, ये भी प्रश्न वहाँ पे निर्माण होता है। सुनो, सी, ये जो भी प्लेन इंडिया में लाना होता है, उस प्लेन के अंदर जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए होते हैं उसकी एक प्री अप्रूव्ड लिस्ट होती है। अभी प्री अप्रूव्ड लिस्ट में अगर आप देखो तो जो लेयर जेट नाम का प्लेन है जो डिबार हो गया, मतलब वो बनना भी बंद हो गया, उसका लेटेस्ट मॉडल था लेयर जेट 75, हम बात कर रहे हैं 45 की। लेयर जेट 75 भी आउट ऑफ प्रोडक्शन हो गया इन 2020। अभी ये प्लेन बना था फॉर आर्मी, फॉर एयरफोर्स, लेकिन वहां पे वो चला नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज करके, बहुत फास्ट प्लेन है, तो उसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं वो इंडिया में डीजीसीए की लिस्ट में वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर प्लेन वहां पे लाना है तो प्लेन का बॉडी, इंजन, उसी के साथ इक्विपमेंट्स, उसका अप्रूवल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लेयर जेट में इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं वो हमारी डीजीसीए अप्रूव नहीं करती, उसकी लिस्ट में वो नहीं है। फिर भी हमारा कहना ये 6 लेयर जेट जो वीएसआर के पास है, वो अगर एसटीसी यादी में है ही नहीं, वो जो चीजें हैं, फिर भी वो रजिस्टर कैसे हुए, ऐसे हम सबका कहना है। उसमें एफडीआर और सीवीआर, ये जो दो है, एक तो सीवीआर 30 मिनट का कैपेसिटी है
लेयर जेट के अंदर इंडिया में बेसिक रिक्वायरमेंट है 2 घंटे की, फिर भी वो अप्रूव हुआ। और जो एफडीआर है वो उस कंपनी का अप्रूव नहीं है इंडिया में, फिर भी लेयर जेट के अंदर वो कंपनी का एफडीआर होते हुए भी वो अप्रूव हुआ। तो ये जो चीजें हैं उससे आपको पता चलता है कि डीजीसीए में बहुत बड़े लेवल तक मैनिपुलेशन वहां पे किया जाता है और इलीगल चीजें वहां पे इजीली की जाती है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। हमारा कहना है, हमारा नेता, हमारे अंकल वहां पे गुजर गए, वो हमारे पास नहीं रहे, लेकिन फिर भी इनका ऑपरेशन चालू है और उस ऑपरेशन के माध्यम से आगे जाके कोई अलग नेता या कोई अगर सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन उनका एक्सीडेंट वहां पे हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ऐसा प्रश्न वहां पे वो न हो। इसलिए हम सबका कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, मेन रिपोर्ट नहीं आता, तब तक वीएसआर को आप उस कंपनी को ग्राउंड कर लो, क्योंकि पायलट जो अभी उड़ा रहे हैं उनकी भी सेफ्टी का विषय है। सर, आपकी ओर से कोई डेडलाइन है क्या रेजिग्नेशन को लेकर? रेजिग्नेशन को लेकर आपकी ओर से कोई डेडलाइन है क्या, जिसके बाद आप मतलब अपना और तीव्र रूप दिखाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, अभी हमारे नेता जो सुप्रिया ताई है, दूसरे जो है, उनके माध्यम से भी ये विषय हम आगे लेके जाएंगे। उसी के साथ राहुल गांधी जी है, उनको भी एक पत्र वहां पे हम लिखने का वहां पे सोच रहे। हम तो सिर्फ छोटे से एमएलए है, दिल्ली में राजनीति कैसे चलती है वो मुझे तो वहां पे नहीं मालूम, लेकिन हमारे जो प्रमुख नेता है उनके मार्गदर्शन में इसके बारे में वो मांग हम करेंगे। आगे 10 दिन में इसके बारे में उनकी तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन आता है वो भी देखने की जरूरत है। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आया तो हमने जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे किया वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद भी वो चुप रहना चाहते हैं, उससे आप समझ लो क्या है। इसलिए 10-12 दिन में एक नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते वक्त उन्होंने रेजिग्नेशन देने की जरूरत है। रस्त्यावरची लढाई जर लढावी लागली तर तुम्ही रस्त्यावरती देखील उतराल. सध्या तुम्ही मुद्दे मांडत आहात, लोकांपर्यंत जात आहेत. आता लोकांच्या मनात देखील काही प्रश्न आहेत, गरज पडली तर रस्त्यावरची लढाई लागणार. आम्ही प्रायमरी रिपोर्टसाठी त्या ठिकाणी थांबलेलो आहे. प्रायमरी रिपोर्ट जेव्हा केव्हा येईल तो रिपोर्ट कसा असतो, त्याच्यामध्ये काय त्यांनी केलेलं आहे ते आम्ही थोडंसं तिथं बघू. मोघम जर रिपोर्ट असेल तर मग रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. पण एक गोष्ट आहे की कितीही दबाव आणला, व्हीएसआर तुमचे मित्र असले, तुमच्या स्वतःचा पैसा त्याच्यामध्ये लागला असला तरी लोकांची ताकद, इच्छेची ताकद आणि भावनेची ताकद ही खूप जास्त आहे. हे मात्र या सगळ्या लोकांना आम्ही तिथं दाखवून देऊ शकतो. पण याच्यात आम्हाला राजकारण करायचं नाही, म्हणून आतापर्यंत आम्ही फक्त शांत आहे. जे काय आम्हाला या इन्व्हेस्टिगेशनला मदत करता येईल ते आम्ही देतोय. फक्त आम्ही जेव्हा माहिती मागायला जातोय तेव्हा आम्हाला कुठेही त्या एजन्सीमध्ये महत्व दिलं जात नाही. त्यामुळे सगळ्यात उत्तम मार्ग कुठला असेल तर मीडिया आहे. त्यामुळे तुमच्या माध्यमातून ज्या काय गोष्टी होऊ शकतात आणि व्हायला नाही पाहिजे आणि ज्या झाल्यात त्या आम्ही पारदर्शक पद्धतीने त्या ठिकाणी मांडतोय. राजीनामे की फाइनेंस कंपनी चंद्रबाबू सर हमारा परिवार का है, इससे राममोहन नायडू को क्या लेना देना है? वो फंडिंग कर रहे बोल के आप बता रहे हैं. ये जो एविएशन मिनिस्टर है वो क्या खुद एविएशन मिनिस्टर बना है? क्या चंद्रबाबू नायडू साहब ने उनका नाम रिकमेंड किया होगा फिर वो मंत्री होंगे? चंद्रबाबू नायडू साहब ने वो बोला होगा ना कि इनको मंत्री बनाओ, या खुद आए और बोले कि मेरे को बनना है? ऐसा तो नहीं होता ना. जो उनके प्रमुख पार्टी के नेता है वो वहां पे बोलने के बाद ही ये मंत्री होते हैं. अभी प्रमुख नेता का फैमिली ही अगर वीएसआर के साथ बिजनेस कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली मांग यही होगी ना कि वहां पे ये जो वीएसआर, ये जो मंत्री है, एक तो उन्होंने रेजिग्नेशन लेना चाहिए और अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन लेके अगर टीडीपी उनके वीएसआर के क्या रिलेशन है वो सीबीआई के माध्यम से यहाँ पे मांगनी होनी चाहिए. जो भी दूसरा पार्टी होगा आंध्रा से, उन्होंने अगर ये रिक्वेस्ट वहां पे की कि इसमें सखोल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, क्योंकि एक समझ लो आप, जो दूसरी पार्टी है उनके जो प्रमुख है उनके पिताजी के साथ भी एक एक्सीडेंट के माध्यम से जो हुआ है हम सब जानते हैं. तो उस विषय के बारे में वो डेफिनेटली भावनिक है. ये नेता या वो नेता, कोई भी नेता अगर एक्सीडेंट के माध्यम से वहां पे गुजर जाता है तो एक नैतिक जिम्मेदारी हर एक पक्ष की होती है, वो सत्ता में हो या ना हो, कि ये पारदर्शक पद्धति का इन्वेस्टिगेशन वहां पे होना चाहिए. वो मांगनी सब पक्ष जब करेंगे तब एक बड़ा प्रेशर इस सरकार के ऊपर आ सकता है, ऐसे लगता है. सर, आप सीधा उसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो सकते ना? हेरिटेज से पैसा है बोल रहे हैं अपने. पहला तो ये जो व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेशन हैंडल कर रहा है वो पहला रेजिग्नेशन वहां पे देना चाहिए. उसके बारे में क्या होता है देखेंगे. फिर अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमको निकालनी पड़ेगी, जिसके कारण ये जो कंपनी, देखो कंपनी ने किसको फंडिंग किया उसको लेना देना नहीं है, वो किसी को भी कर सकता है. कल अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए, हेरिटेज आपको भी दे सकता है. लेकिन विषय क्या है कि आप जिसको फंडिंग कर रहे हो वो व्यक्ति
भारत का बहुत बड़ा प्राइवेट प्लेन ऑपरेटर है और उसके प्राइवेट प्लेन ऑपरेटर के माध्यम से जिसके पास वो प्लेन था वो क्रैश होके एक बहुत बड़ा नेता गया है। अभी उस प्राइवेट ऑपरेटर पे जब इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी, वो इन्वेस्टिगेशन जो हम क्लीनली और पारदर्शक पद्धति से वो चाहते हैं वो करने के हम जब सोचते हैं, तब जिन्होंने उनको फंडिंग किया वही उन्हीं का पार्टी का नेता अगर वहां पे बैठा होगा तो वो ट्रांसपेरेंटली वो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ऐसे हमारा सब है। तो फंडिंग किसको किया उस पर हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फंडिंग नेता के फैमिली ने जिस कंपनी को किया उस कंपनी की गलती किया, वो गलती वो जो टीडीपी नेता है उसका जो एविएशन मिनिस्टर दिल्ली में बैठा है वो इन्वेस्टिगेशन खराब कर सकता है या नॉन ट्रांसपेरेंट बेसिस पे कर सकता है, इसलिए ऑब्जेक्शन हमारा इस मिनिस्टर पे है। Rather, it was a little different. There were two other pilots whose name were given, and then it was changed. And then Mr. Kapoor and Ms. Pathak, they were allocated on this particular plane, but they were at the airport at 7 o'clock in the morning, and flight took off say at 8:30 or 8:15 or 8:10. So what we feel is that there were some other pilots were allocated and they were changed. So our question is also why they were changed and why Mr. Kapoor was given the responsibility to fly this particular aircraft. And plus, there was no visibility. Still, he flew lot of, and plus we are asking for BA, breath analyzer report, which we are not getting. So there are a lot of conspiracies behind this Mr. Kapoor pilot and his background and plus this company. दादा तो कई बार एयरक्राफ्ट से सफर करते होंगे VSR के, क्या पहले भी पायलट कपूर ने उनका विमान चलाया था, ऐसा कोई डिटेल आया है आप लोग के पास या नहीं? नहीं चलाया होगा, बहुत बड़े बड़े नेताओं का प्लेन उन्होंने चलाया है VSR के माध्यम से, ये हमको पता चला है। लेकिन उस दिन क्या हुआ वो क्यों नहीं बोला, क्यों ऐसा प्रेशर था, क्या ऐसा प्रेशर था, और CVR जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो ही खराब हो गए, ऐसा क्यों कहा जाता है? और जो चीजें हमने बोली थी कि ये हो सकती है, हमको डर लग रहा है, और वही चीजें इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये मिल नहीं रहा, ये जल गया, ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, रोहित सिंह बाहर गया, तो ये सब कुछ देखने के बाद हमारा जो कहना था कि ये कॉन्स्पिरेसी है, तो डेफिनेटली ये सब देखने के बाद हमको ये कॉन्स्पिरेसी ही लग रही है, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, इसको कमर्शियल लिंक्स की वजह से ये पूरा हुआ है, ये कमर्शियल वैल्यू कितना हो सकता है? देखो, आपको बताया कि ये जो हेरिटेज फाइनेंस कंपनी है उन्होंने इस एक प्लेन को 15 या 20 करोड़ के आसपास उन्होंने फंडिंग वहां पे किया है। वापस रिस्ट्रक्चर ये अग्रीमेंट हुआ तो वो शायद 20 करोड़ के लिए वहां पे हुआ था। उसके साथ एक टीडीपी जो पार्टी है उसके पास वाला मतलब बहुत क्लोज एक बिजनेसमैन है, उसका भी जो प्लेन है लेगेसी 600 वो भी VSR के साथ जुड़ा है, और एक नया लेगेसी 650 ने वो मुझे नहीं मालूम, वो टीडीपी का है, बीजेपी का नहीं है। और उसी के साथ अगर आप देखो तो 650 जो लेगेसी है वो भी बहुत एक्सपेंसिव प्लेन है, 150 करोड़ के आगे का प्लेन है, वो भी VSR के पास वहां पे दिया गया है, ऐसे हम सबको कहते हैं। तो इसका टोटल वैल्यू अगर आप निकालो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 200 करोड़ के आगे जा सकता है। आता मराठी में मगाशी मी आपल्या सर्वांना इथं दाखवलं की भारताचे जे एव्हिएशन मिनिस्टर आहेत ते ज्या पक्षाचे आहेत टीडीपी, त्या पक्षाचे जे प्रमुख आहेत चंद्रबाबू नायडू, त्यांच्या घरातले जे फॅमिली मेंबर्स आहेत त्यांची एक फायनान्सची कंपनी आहे, त्या फायनान्सच्या कंपनीली या VSR कंपनीला म्हणजे जी दादांचं विमान, अजितदादांचं काकांचं जे विमान होतं ते ज्या कंपनीली मॅनेज केलं होतं VSR, त्या कंपनीमध्ये फंडिंग, फायनान्शियल फंडिंग हे चंद्रबाबू नायडू साहेबांच्या फॅमिलीच्या एका फायनान्सच्या बँकनी त्याने NBFCनी त्या ठिकाणी केलं। आता मग तुमच्याच घरचे लोक जर VSR ला पैसे लावत असतील, रोहित सिंगच्या लग्नामध्ये जर तुम्ही तिथं जात असाल, रोहित सिंग म्हणजे हा VSR चा डायरेक्टर आहे, मग अशा पद्धतीने तुमचे फायनान्शियल लिंक्स असतील, तसंच टीडीपीच्या जवळ असणारा एक बिझनेसमन
त्याचं सुद्धा एक विमान VSR कडे आहे असं आम्हाला कळतं. आणि भारतातलं सगळ्यात लेटेस्ट लेगेसी 650 हे सुद्धा दुबईला VSR कडे ठेवले, त्याचीही लिंक TDP कडे त्या ठिकाणी आहे. मग TDP आणि VSR चे एवढे घनिष्ठ आणि एवढे जवळचे व्यक्तिगत आणि कमर्शियल जर त्यांचं नातं या VSR कंपनी बरोबर असेल, तर मग आम्ही अपेक्षा कशी करायची की TDPचाच एक खासदार हा देशाचा आता तिथं एव्हिएशन मिनिस्टर आहे, विमान वाहतुकीचा मिनिस्टर आहे, मग त्याच्या माध्यमातून अजितदादांचा घात का अपघात याची इन्व्हेस्टिगेशन ही कशी पारदर्शक पद्धतीने होईल असा प्रश्न आम्हाला त्या ठिकाणी वाटतो. त्यामुळे हे जे TDPचे देशाचे एव्हिएशन मिनिस्टर आहेत त्यांनी तिथल्या तिथं राजीनामा आपला दिला पाहिजे. कारण का हे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू होण्यापूर्वी जर त्यांनी सांगितलं असतं की TDP आमचा जो ग्रुप आहे, आमचे जे फॅमिली मेंबर आहेत त्यांच्याच एका कंपनीने VSRला फंडिंग केलंय, तर आम्ही ते स्वीकारलं असतं. पण ती गोष्ट तुम्ही लपवली. मग VSR ज्याची तुमच्याबरोबर कमर्शियल म्हणजे आर्थिक आणि व्यावहारिक आणि काही व्यक्तिगत जर नातं असेल, तर आमचं मत आहे की तुम्ही हे इन्व्हेस्टिगेशन ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे ते तर होतच नाही. DGCला सांगून ह्याच्यामध्ये तुम्ही खूप मोठे मॅनिप्युलेशन करू शकता, कागदपत्र हे हेरफार त्या ठिकाणी करू शकता आणि आमच्या अजितदादांना न्याय तिथं मिळू शकणार नाही. म्हणून आम्ही या मंत्र्याचा राजीनामा त्या ठिकाणी तिथं मागतो. आणि त्याच्याच बरोबर एवढे मोठे मोठे लोक, काही राज्यातले पण काही मोठे राजकारणामध्ये असणारे, महाराष्ट्र राज्यातले काही राजकारणामधले लोक सुद्धा याच्यामध्ये काही प्रमाणात आहेत या VSR कंपनी बरोबर. त्याच्या आंध्राचे काही आहेत, गुजरातचे काय आहेत, मध्य प्रदेशचे काय आहेत. आणि हे इतके पॉवरफुल लोक आहेत जे बिझनेसमध्ये आहेत, नाही तर ते राजकारणामध्ये आहेत. मग एवढे पॉवरफुल लोक VSR या कंपनीच्या मागे जर असतील, तर मग दादांना न्याय कसा मिळेल हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे आम्ही व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी साहेबांना, जे या देशाचे पंतप्रधान आहेत, आणि अमित शाह साहेबांना विनंती करतो की तुम्हीच तुमच्या मित्राला म्हणजे अजितदादांना तिथे न्याय देऊ शकता. आणि हा न्याय देत असताना तुमचे मित्र पक्ष जे कुठले आहेत ते राजकारणाच्या हेतूतून त्यांचा पाठिंबा तुम्ही तिथं घेतला असला तरी अजितदादा हे तुमचे मित्र होते. त्यामुळे मित्राला आणि मैत्रीला तुम्ही महत्व देता का राजकारणाला, हे येत्या काळामध्ये आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी बघावं लागेल. पण एवढे मोठे लोक याच्यामध्ये सहभागी असल्यामुळे आणि VSRला पाठराखण करत असल्यामुळे जर न्याय मिळायचा असेल तर ताकदवान लोकच लागतील. आणि आज जर बघितलं तर सगळ्यात पॉवरफुल लोक हे नरेंद्र मोदी साहेब जे पंतप्रधान आणि HM म्हणजे शहा साहेब आहेत, हेच त्या ठिकाणी देऊ शकतात. आणि इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना जी बॉडी आहे, जी मॉनिटरिंग बॉडी आम्ही म्हणत आहोत, विरोधी पक्ष नेता म्हणून राहुल गांधीजींना सुद्धा त्या बॉडीमध्ये घेतलं पाहिजे. सुप्रियाताई आणि अजितदादांच्या पक्षातले काही लोक, काही माजी जजेस, माजी अधिकारी, अशा लोकांची एक बॉडी तयार करून त्यांनी तिथं मॉनिटरिंग केलं पाहिजे अशी आमच्या सगळ्यांची मागणी आहे. आणि त्याच्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री साहेब यांना सुद्धा विनंती करतो आपण याच्यामध्ये त्या ठिकाणी लक्ष घालावं. सर्वच नेत्यांना तिथं विनंती करतो की लक्ष घालावं. आणि काही लोक आणि खास करून BJPचे लोक, ते सुद्धा महाराष्ट्रातले, हे जे काही ट्रोल आणि या लोकांना पैसे देऊन उगाच या विषयाला दुसरीकडे नेण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना सुद्धा तुम्ही सांगावं, त्यांचे कान त्या ठिकाणी धरावे. कारण तुम्ही जर BJPचे ट्रोल अशा पद्धतीने जर इथं या इन्व्हेस्टिगेशनला, या प्रेस कॉन्फरन्सचं नाव खराब करत असतील तर लोकांच्या मनामध्ये एक शंका निर्माण झालेली आहे की असं का, आणि ह्यांना इन्व्हेस्टिगेशन नकोय का, दादांच्या बाबतीत काय झालं हे यांना समजून घ्यायचं नाहीये का, मग यांना भाजप का सपोर्ट करते, असे वेगळे प्रश्न हे लोकांच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी निर्माण होत आहेत. जे लोक ट्रोल करत असं तुम्ही म्हणतात भाजपचे, त्या अनुषंगाने भाजपच्या काही नेत्यांशी तुमचं बोलणं झालं आहे का, किंवा त्या अनुषंगाने काही बोलणं? बघा, ते ट्रोल त्यांना फंडिंग हे BJP करते हे आम्हाला माहिती. BJPची बाजू ते सातत्याने त्या ठिकाणी मांडतं. काही जेलमध्ये जाऊन सुद्धा तिथं आलेली आहेत. काही ऍक्टरला पण त्यांनी त्या ठिकाणी ब्लॅकमेल केलेलं आहे. रोहित शेट्टीला पण त्यांनी ब्लॅकमेल केलेलं असं आम्हाला त्या ठिकाणी कळतं. त्याच्याचबरोबर असून अशा काही तिथं फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये प्रोड्युसर आहेत त्यांना तिथं ब्लॅकमेल केलेलं आहे. बरंच काय त्यांच्यावर काही एका TV माध्यमांनी सुद्धा केसेस केलेल्या आहेत. असे 10 पैशावाले
ट्रोलला पैसे देऊन जर बीजेपी तिथं मदत करत असेल तर आम्ही या मीडियाच्या माध्यमातून सांगितलेलं आहे, पण आम्ही काय जाऊन कुठल्या नेत्याचे पाय धरणार नाही. असे थर्ड क्लास 10 पैशाच्या लोकांसाठी त्यांना जर काय करायचं असेल तर करा, पण त्यांनी जर केलं नाही, त्यांनी असंच कंटिन्यू राहिलं तर मग कुठंतरी बीजेपी पण या कॉन्स्पिरसीमध्ये इन्व्हॉल्ड आहे का, असाही प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो. सीबीआय चौकशीची मागणी अजित पवार यांच्या पक्षाकडून केली गेली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी तसं पत्रही दिलेलं आहे आणि मागणी केली आहे. नाही, मागणी सीबीआयची केली ती चांगली गोष्ट आहे. थोडंसं असं वाटतं की त्याला उशीर झालाय, पण खरं तर महाराष्ट्र राज्याने जेव्हा एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते तेव्हाच सीबीआयला आपल्याला कुठं परमिशन त्या ठिकाणी द्यावी लागते असं ठेवलेलं नाही. सीबीआय डायरेक्ट इन्व्हॉल्व्ह होऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री साहेब तर लक्ष देऊन आहेत, सीआयडीला त्यांनी त्या ठिकाणी लावलेलं आहेच. पण तसं बघितलं तर केंद्रात अमित शहा साहेबांना आधी सांगितलं असतं तर लगेच सीबीआय सुद्धा इन्व्हॉल्व्ह झाली असते. पण ठीक आहे, काय हरकत नाही, प्रयत्न करणं हे महत्त्वाचं असतं. त्यांच्या पक्षाकडनं सुद्धा प्रयत्न होतात, लोकांकडनं होतात, आमच्याकडनं होतात. सगळ्यांचीच मागणी आहे की अजितदादांच्या बाबतीत काय झालं हे पारदर्शक पद्धतीने लोकांसमोर आलं पाहिजे. जय पवारने पहिल्यांदाच जे आहे आपलं मन व्यक्त केलं आहे, त्यानंतर जय पवार बरोबर आणि पार्थ पवार बरोबर बोलणं झालं आहे. त्याच दिवशी जेव्हा प्रेस कॉन्फरन्स झालं 13 दिवस तर आम्ही सातत्याने बोलत होतो. 13 दिवस दुःखद घटना घडून 13 दिवस झाल्यानंतर पहिल्यांदाच मी 2 दिवसापूर्वी जयशी तिथं बोललो. जयच्या पण भावना आहेत की काय खरं झालं हे कुठेतरी समोर आलं पाहिजे. पार्थही काही एका विषयासाठी आणि या इन्व्हेस्टिगेशनसाठी सुद्धा त्याचा त्या ठिकाणी फोन आला होता. सगळ्यांचीच इच्छा आहे की अजितदादांच्या बाबतीत काय झालं पाहिजे, कसं पाहिलं पाहिजे. पण आम्ही आमच्या लेवलवर पद नसताना, ताकद नसताना आम्ही लोकसुद्धा तिथं मांडतायत बरेच आहेत, पण जे सत्तेत आहेत त्यांनी जरा अजून जास्त ताकद लावणं महत्त्वाचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं गोष्ट याच्यात खोलात गेल्यानंतर बरेच लोक या VSR कंपनीच्या पाठीमागं भक्कमपणे उभे राहिलेले आपल्याला दिसत आहेत. म्हणून शेवटी कोणावर तरी अजून ताकदवान व्यक्तीवर आपल्याला अवलंबून राहावं लागेल. ते आज ताकदवान कोण आहेत तर जे पंतप्रधान साहेब हे देशाचे, होम मिनिस्टर देशाचे आणि विरोधी पक्षाचे नेते म्हणजे राहुल गांधीजी या तिघांवर हे इन्व्हेस्टिगेशनच्या पुढचे दिशा हे अवलंबून आहे असं आपल्याला वाटतं. आज ही अभी मैं सिग्नेचर करूंगा और ट्वीट भी करूंगा. नेते आहेत पंतप्रधान मोदींसोबत मागच्या अधिवेशनात त्यांच्या भेटी झाल्या आहेत. अरविंद सावंत यांनी हा मुद्दा पुढच्या अधिवेशनात घेण्याचं म्हटलंय, तर तुमच्यासोबत सुप्रियाताईंची सही असणार आहे का पत्र? नाही, आता मी इथं पत्र ते लिहून तिथं ईमेल करणार आहे. पण सुप्रियाताईंशी आम्ही बोलणं झालंय. सुप्रियाताईंचं ताईंचं असं मत आहे की अधिवेशनामध्ये आम्ही सगळ्यांनी आता ठरवलेलं आहे की येणारं जे सेकंड पार्ट आहे, पार्ट 2 अधिवेशनाचा, त्या अधिवेशनामध्ये सुप्रियाताईच या इन्व्हेस्टिगेशनच्या मागणीचं लीड त्या ठिकाणी करणार आहेत. आणि सुप्रियाताईंच्या मार्गदर्शनाखालीच आम्ही दिल्लीमध्ये या ठिकाणी या विषयासाठी तिथे लढणार आहोत. पक्षाचं विलिनीकरण झाल्याच्या नंतर छगन भुजबळ हे राज्यसभेवरती जाणार होते असं अमोल कोल्हे म्हणाले आहेत. ते म्हणाले की अजितदादांनी पक्षाच्या बैठकीमध्ये असं आम्हाला एकदा सांगितलं होतं की विलिनीकरणाची जी बैठक झाली होती तुम्ही त्या बैठकीला अनेक वेळा होते, तुमच्यासमोर असा काय विषय झाला होता का? एक तुम्ही समजून घ्या की 100 वेळा जर अजितदादांची बैठक त्या ठिकाणी झाली असेल तर 60 ते 70 वेळा डॉक्टर अमोल कोल्हे हे त्या बैठकीमध्ये होते. कारण का दादांची इच्छा आणि आमच्या सगळ्यांची इच्छा होती की जेव्हा हे दोन्ही पक्ष एकत्रित येतील तेव्हा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमोल कोल्हेच त्या ठिकाणी झाले पाहिजे. आता याच्यामध्ये काही बैठकीत मी होतो, काही बैठकीत मी नव्हतो, पण डॉक्टर अमोल कोल्हे जे बोलतात ते खरं बोलतात एवढं मात्र या ठिकाणी मी आपल्याला सांगतो. थँक्यू.